हाँ जी, कल तक ये यहाँ तक हमने कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन जो था आपका, दैट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लगभग कर लिया था, आगे भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो मैं दोबारा करवा रहा हूँ सारा जो एक्सप्लेनेशन की थी, ठीक है। तो वो देखो, नेक्स्ट जो मेरे पास है उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे हमने G1, G2, G3, G के नंबर ऑफ सेल्स कंसीडर कर लिए, ठीक है। दोबारा जैसे देखो, जैसे कल किया था, सेम एज इट इज। अगर नंबर ऑफ मेरे पास इंटरवल्स हैं, ये कोई फर्स्ट इंटरवल है, इस तरह से सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, इस तरह से इंटरवल्स होंगे अलग अलग, ठीक है। ये स्पेसिंग इतनी नहीं होगी, क्लोज बाय हैं सारे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इंटरवल है, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड, और ये आपका kth इंटरवल हो गया। फर्स्ट की जो आपके पास एनर्जी है वो U1 है, इसकी जो एनर्जी है वो U2 है, इसकी जो एनर्जी है दैट इज U3 है, एंड इसकी मेरे पास UK हो जाएगी। इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो N1 है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल N2 है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल N3 है, एंड इन दिस नंबर ऑफ पार्टिकल आर Nk। एंड सिमिलरली हमने नंबर ऑफ सेल्स भी लिखने हैं, इसके अंदर G1 है, इसके अंदर नंबर ऑफ सेल G2 है, इसके अंदर नंबर ऑफ सेल मेरे पास क्या है G3 है, एंड इन दिस Gk, ठीक है। तो ये आपने सारा टोटल ये थ्योरी लिखनी है इसके अंदर, कि हमने इंटरवल्स के अंदर डिवाइड किया, फर्स्ट इंटरवल के अंदर उसकी एनर्जी U1 N1 उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और G1 उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, अब हमें पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालते हैं। वो होती है आपके पास जो माइक्रो स्टेट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है डिवाइड बाय टोटल जो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट है, उस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो अब अगर इस टाइप का आपने वे देखना है तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब टोटल तो मैक्सिमम हो सकते हैं आपके पास n फैक्टोरियल, लेकिन उनमें से क्या है, कुछ तो फर्स्ट के अंदर होंगे, फर्स्ट सेल में, कुछ आपके सेकंड में है, थर्ड में है, एंड सो ऑन kth के अंदर होंगे। और ये आपको पहले करवाया हुआ है, k⁻n फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, अगर k मेरे पास कंपार्टमेंट है और n मेरे पास क्या है, नंबर है। अब यहाँ पे कंपार्टमेंट की जगह आ गया g, और नंबर उसके अंदर कितने हैं, n है। अगर G1 है N1 हो जाएगा, नहीं तो अगर सेल कोई अलग है तो G2 N2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये अगर थर्मोडायनामिकल आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, माइक्रो जो अपने पास माइक्रो स्टेट है कौन सी है, कि फर्स्ट में N1 आए, यहाँ पे ये देखो ग्रीन कलर के अंदर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किस माइक्रो स्टेट की हमने निकालनी है, इसकी, कि फर्स्ट में N1 मॉलिक्यूल्स आए, सेकंड में N2 आए, और एंड सो ऑन अप टू Nk, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो इस टाइप का होगा, ये फर्स्ट सेल में है, सेकंड में है, थर्ड में है, एंड kth में है, और ये टोटल हो कितने सकते हैं उसके विद रिस्पेक्ट टू। अब डिवाइड बाय क्या आएगा, इंडिविजुअल कितने हैं, n1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n2 फैक्टोरियल, n3 n अप टू nk फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी शो करते हैं ना, सेम है, इससे पहले हमने कर रखी है। प्रोबेबिलिटी इस टाइप की ही होती है, जो आपका दो सेल्स वाले के अंदर प्रोबेबिलिटी निकाली थी, जिसको हमने बोला था कि वो जैसे वहां पे आ रही है अपना नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस किए हैं, n नंबर ऑफ कॉइन्स, वैसी प्रोबेबिलिटी आएगी। वहां पे हमने ये डिस्कशन किया था कि आप थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी जो किसी मैक्रो स्टेट की, वो कैसे फाइंड करोगे, वहीं से वो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर मेरे पास क्या है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है कि ये जो टोटल फॉर्मूला है आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इस सम, इस फॉर्म के अंदर। n फैक्टोरियल तो अलग था, वो एज इट इज है, बाकी ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिख सकते हो। यहाँ पे ये टोटल जो आपके पास आया समेशन की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, G1 N1 G2 N2 G3 N3 अप टू Gk N के। बस जो समेशन होता है सिंपल, वो आपका हम सिंपल लिखते हैं कि वो सम के अंदर होता है, और ये जो आपका यहाँ पे ये समेशन आप कह सकते हो ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, ठीक है। I इज इक्वल टू 1 से लेकर k तक, लेकिन ये सारे किसके अंदर है, इन द मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाली टोटल जो अपर वैल्यू है उसको हमने इस टाइप से लिखा हुआ है, और ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल इसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमने ये आपकी W है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी है, N1 N2 अप टू Nk, इस स्टेट तक की आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब इसके अंदर आपको जो मेन यहाँ पे आपने इसको सोल्व करना है वो क्या है, कि अगर आपने किसी सिस्टम की स्टडी करनी है
वो हमने पहले भी ये डिस्कशन किया है कि अगर सिस्टम की आपने स्टडी करनी है, इट मीन्स यू हैव टू स्टडी दैट पर्टिकुलर सिस्टम इन इट्स मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जो है वो फिर कहाँ पे होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी, और इक्विलिब्रियम पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो जब भी आपने किसी मैक्सिमम वाली चीज को चेक करना है, किसी डेरिवेशन के अंदर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, ठीक है, उस केस में आपके पास क्या होगा, आपने उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। और क्यों पुट करते हैं, सिंपल है, अगर डेरिवेटिव मान के चलो डी बाई डी एक्स में डेरिवेटिव फाइंड करना हो, मान के चलो 6 का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, 6 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, फिर 0 आएगा। अब इक्विलिब्रियम अगर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है तो वो इक्विलिब्रियम वाली स्टेट होगी। तो इक्विलिब्रियम वाली जो स्टेट है, इसका मतलब वो चीज कांस्टेंट है ना, कोई भी वेरिएबल है इक्विलिब्रियम पे हम बोल रहे हैं, इसका मतलब वो थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यू निकालने के लिए इस w का डेरिवेटिव करेंगे और उसको किसके इक्वल पुट करेंगे, इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, इसको अगर सोल्व करना है तो किस टाइप से सोल्व करोगे। नेक्स्ट देखो, अब यहां से देखो, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये इसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा इसको अगर सॉल्व करना है तो अगर हमें करना तो डेरिवेटिव है, इसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है, डेरिवेटिव नहीं करना है, इसके अंदर डेरिवेटिव ही करना है। लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर बच्चे ये है कि अगर आप इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव कर दोगे तो उसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो अपर इक्वेशन लिखी थी उसका आपने लॉग कर दिया। अब देखो लॉग करोगे तो सिंपल सा मैथ है इसके अंदर, ये था मेरे पास, इसका आपने लॉग करना है, ये वाली चीज। यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, ये w था, अब इसका लॉग करोगे तो log w हो गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप पहला फंक्शन मान लो और बाकी जो चीज बच गई उसको आप सेकंड फंक्शन मान लो, 2 आगे। तो log a इंटू बी, चलो पहले log लिख लो, साथ में क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा, दैट इज जी आई, इसकी पावर एन आई तक है, और डिवाइड बाय मेरे पास क्या है, एन आई फैक्टोरियल है, ठीक है। ये टोटल आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे देखो log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n। तो सिंपली ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो ये वाली जो आपकी इक्वेशन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये यहाँ पे देखो ये आ गया ना, दैट इज log m प्लस log n, 2 फंक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया, और आगे मेरे पास क्या है, log w है। अच्छा अब फिर नेक्स्ट, ये log w सेम है, ये log n फैक्टोरियल सेम है। अब ये फॉर्मूला, इसके अंदर भी 2 फंक्शन आ गए, एक ये अपर वाला फंक्शन है और एक ये मेरे पास नीचे वाला फंक्शन है, ठीक है। अब अपर और लोअर 2 फंक्शन है, तो इसको बच्चे मैं इसको अलग से करवा रहा हूँ, ये आगे तो समेशन सा, ये तो आएगा, इसको छोड़ दो एक बार। log जी आई रेज टू क्या है मेरे पास, एन आई है, और डिवाइड बाय क्या है मेरे पास, एन आई फैक्टोरियल है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब log m बाय n का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपके पास होता है log m माइनस log n होगा। तो ये log आ गया n i का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। तो अब log m रेज टू n का फॉर्मूला फिर अप्लाई करो, log m रेज टू n वो क्या होता है, n आगे आ जाएगा और बचेगा क्या, log m बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, n i आगे आ जाएगा, log मेरे पास सेम रहेगा, और ये जी आई है, ठीक है, माइनस में क्या आ गया, log n i का फैक्टोरियल। ये रहा मेरे पास log w, log n फैक्टोरियल, प्लस में समेशन n i log जी आई माइनस log n i का फैक्टोरियल हो जाएगा ना। सिंपल है, log के फॉर्मूले अप्लाई करने, 2-3 जो फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करो और सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट है ये किस तरह से यहाँ पे इस इक्वेशन को इसमें कैसे कन्वर्ट किया, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे देखो, अब हमने ना स्टिलिंग फॉर्मूला है वो यूज करना है, दिस वन इज दैट इज द स्टिलिंग फॉर्मूला, इसको हमने यूज करना है, ठीक है। अब देखो इसका अब यूज करोगे तो किस टाइप से सॉल्व करोगे। अब जो स्ट्रिंग फॉर्मूला होता है ना वो अपने पास क्या होता है, अगर आपने log n का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा और दूसरे log में चेंज हो जाएगा। ये 2 log होते हैं ना, कि नेचुरल log होता है, कोई बेस 10 वाला log होता है, तो ये दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, n log n माइनस में क्या आ जाएगा, n, ठीक है। तो ये log n फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे। अब सिमिलरली
लॉग एन आई फैक्टोरियल है, वहां पे भी आप क्या वैल्यू पुट करोगे, लॉग एन आई फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आई इंटू क्या हो जाएगा, दैट इज लॉग एन आई, और माइनस में क्या आ जाएगा, दैट इज एन आई आ जाएगा। क्लियर है? ये दोनों वैल्यूज देख लो यहाँ पे, ये रही वैल्यूज, और इन दोनों वैल्यूज को आपने कहाँ पे पुट करना है, ये अपर इक्वेशन है इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, लॉग एन फैक्टोरियल की वैल्यू और लॉग एन आई फैक्टोरियल की वैल्यू दोनों आपने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, अगर पुट करोगे तो आफ्टर दैट जो आपके पास वैल्यू आएगी वो देखो यहाँ पे, ये वैल्यू पुटिंग करने के बाद ये log w सेम है, ये फर्स्ट वैल्यू थी, log n फैक्टोरियल की वैल्यू देखो ये दैट इज यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, log n फैक्टोरियल की वैल्यू n log n माइनस क्या आ गया n। क्लियर है? अब दूसरा क्या है, दूसरा मेरे पास है ये log n i फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है ये रही यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जैसे आपने वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल है, हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर लेना। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, वैल्यू पुट करने के बाद क्या है, अब यहां से आपके पास थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब क्या करना है आपने, पहले तो ये देखो जो चीज यहाँ पे कट हो रही है ना, उसको पहले तो हम कट करते हैं। इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में पर्टिकुलर हमने ये देखना है एन आई। अब इसके आगे क्या है, वो जो पहले फंक्शन था ये वाला, अब जैसे ही उसका हमने क्या कर दिया, लॉग अप्लाई कर दिया, तो ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका समेशन के अंदर। क्लियर है? पहले वो मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर था, अब वो समेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये फॉर्मूला देखो, ये समेशन है और किसके विद रिस्पेक्ट टू है, एक टर्म इसकी है, सेकंड टर्म इसकी है, और ये आपकी थर्ड टर्म है। तो अगर आप थर्ड टर्म के लिए समेशन अप्लाई करोगे किसके ऊपर, एन आई के ऊपर, मतलब कि जितने भी आयत हैं या जितने भी आई पार्टिकल है सारे आपने ऐड करने हैं, तो वो टोटल क्या आएगा, एन ही बनेगा ना। एक एन ये है और ये एन आपका प्लस का है, ये प्लस का एन है, और यहाँ पे एन आपका माइनस का है, दोनों कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, आपके पास बस तीन टर्म बचेंगी। कौन कौन सी, एक तो ये वाली, ये तो कट गई, ये फर्स्ट आएगी, ये सेकंड आएगी, और ये थर्ड वाली ये भी कट जाएगी। ठीक है, तीन वैल्यूज आएंगी, और तीन वैल्यूज देखो यहाँ पे नेक्स्ट लिखी हुई है, तीन वैल्यूज, ये मेरे पास यहाँ तक आ गया तीन वैल्यूज, ये आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये आपके पास क्या आ गई, थर्ड है। अब हमने क्या करना है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर किसी का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना हो, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को इक्वल टू क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है, तो वहां से आपके पास आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर इस चीज को कैसे सॉल्व करोगे, अगर डेरिवेटिव लोगे तो ये log w है। ठीक है बच्चे, अब चलो log w करोगे तो 1/w आ जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ w, अब जो ये w है वो प्रोबेबिलिटी आपकी कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा। मैंने पहले बोला है कि मैक्सिमा कंडीशन के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो आपके पास ये डेरिवेटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो आएगा। अभी तक यहाँ पे पुट नहीं किया जीरो, पर आएगा किसके इक्वल, जीरो के इक्वल आएगा। अब नेक्स्ट देखो, अब किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल है बच्चे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। हमने स्टार्टिंग में ही किया था, टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं दैट आर आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, वो मेरे पास सेम रहेंगे। तो अगर n है वो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये पहली टर्म जो है ये आपको आंसर क्या देगी, ये आपको वैल्यू देगी जीरो। ठीक है, अच्छा उसके बाद में मेरे पास क्या है कि जो आपके पास जो नंबर ऑफ सेल्स वगैरह हैं, ठीक है, अगर उसका आप डेरिवेटिव वगैरह फाइंड करोगे तो वो भी मेरे नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो भी मेरे पास क्या होंगे, कांस्टेंट ही होंगे ना, नंबर ऑफ सेल्स जो हैं। ठीक है, तो अगर इस टर्म के ऊपर आप अप्लाई करोगे ये वाली वैल्यू जो है टोटल, एक तो इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, एक इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो दोनों वैल्यूज को सॉल्व करके देखो, मैं इसके ऊपर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसके ऊपर अगर आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो समेशन तो मेरा बाहर रह गया, मैं बाहर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो पहले के ऊपर डेरिवेटिव u इंटू वी लगेगा, डी एन आई आ गया, और log एन आई सेम रहेगा, उसको हमने नहीं आगे पीछे करना। फिर प्लस का साइन आएगा, एन आई सेम रखना है, और log एन आई का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये क्या आ गया 1/n आई आ जाएगा। क्लियर है, और ये आपका पहला डेरिवेटिव हो गया। इसको एन आई से एन आई कट जाएगा, और साथ में क्या है, इसको कट नहीं करना यहाँ पे, इसको हम अलग वे से करेंगे। ये मेरे पास आ गया, हाँ ये एन आई डिवाइड 1/n, और एन आई का डेरिवेटिव दोबारा करोगे तो ये मेरे पास क्या आ गया, डी एन आई आ गया। क्लियर है, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। इस टर्म की वैल्यू डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, समेशन आपने बाहर रखना है। अब पहली टर्म का u इंटू वी डेरिवेटिव ऑफ
u इंटू वी आप ये अप्लाई करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ एन आई और दूसरी टर्म जो है log एन आई वो आपकी सेम रहेगी, प्लस में एन आई जो है मेरे पास वो एज इट इज रहेगा। और log एन आई का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले तो 1/ni और एन आई का डेरिवेटिव दोबारा करना होता है log एन आई। ये क्लियर है ना? जैसे आपके पास log x है, log x स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव करोगे तो पहले 1/x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर का दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये सेम मेथड है, ये दो वैल्यूज आ गई, ठीक है, क्लियर है। अब बची ये वाली वैल्यू। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे अगर GI के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो चलो पहले बार किया तो DNI आ गया और log आपके पास GI जो है वो सेम रहेगा, लेकिन प्लस में अगर NI को सेम रखोगे log GI का करोगे 1/g आ गया, और ये जो आपके पास DGI आएगा ना ये आपके पास जीरो आएगा। चेंज इन जो आपके पास सेल्स होगा, डेरिवेटिव ऑफ सेल्स जो होगा वो टोटल डेरिवेटिव कांस्टेंट टोटल सेल्स जो हैं वो हम फाइनाइट मार के चलते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते यहाँ पे। अब नंबर जो है वो कितने भी हो सकते हैं, इसीलिए इसका डेरिवेटिव नंबर का हम जीरो नहीं ले रहे, लेकिन सेल जो है वो तो फाइनाइट होंगे। अगर आयत सेल है तो आयत के अंदर जितने नंबर सेल हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये आप जीरो कंसीडर करोगे, सिर्फ वैल्यू जो बचेगी वो कौन सी है, DNI log GI, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो इसकी वैल्यू तो जीरो आएगी, टोटल नंबर क्या होते हैं वो कांस्टेंट ही होते हैं, तो ये तो आ गया जीरो, क्लियर है। ये तो आपके पास आएगा जीरो। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के बाद में आई होप सो के क्लियर होगा। सिंपल आपने डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी का जो फॉर्मूला है आपने वो अप्लाई करना है और ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसका तो आंसर जीरो है, इसमें से एक टर्म आएगी और एक टर्म जीरो हो जाएगी, और इसमें आपकी दोनों टर्म मेरे पास क्या आएंगी, जीरो आएंगी, ठीक है, क्लियर है। तो दोनों टर्म आएंगी, सॉरी जीरो नहीं आएंगी, दोनों टर्म्स आएंगी। तो ये मेरे पास पहले ही जीरो आ गई, उसके बाद में नेक्स्ट की एक वैल्यू आएगी वो लिख ली, और इसकी दो वैल्यूज आएंगी, बाहर माइनस साइन था, दोनों मेरे पास क्या आ जाएंगे, ये भी माइनस है, और ये नेक्स्ट वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे, किसी को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता दो, दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्लियर है सभी को? अब देखो यहाँ पे, अब क्या करना है आपने, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो किस वे से करोगे। अब इसमें ये इक्वेशन आपने सेम रखी है, दिस वन सेम है, ये इक्वेशन आपने सेम रखी है, ये भी आपके पास क्या है, सेम है। अब यहाँ पे क्या होगा कि टोटल जो आपके पास नंबर हैं, क्योंकि टोटल नंबर हैं, दोबारा देखो टोटल n जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सारे सिस्टम में n कांस्टेंट है। और अगर मैं आई कोई सिस्टम मान के चल रहा हूँ, आई या कंपार्टमेंट मान के चल रहा हूँ, उसके अंदर भी तो आपके पास जो ये वैल्यू आएगी दैट इज जैसे हमने पहले DGI जीरो कर दिया, क्योंकि टोटल सेल जो उसके अंदर आएंगे वो कांस्टेंट होंगे, तो ये मेरे पास जीरो आएगा। सिमिलरली DNI मेरे पास क्या आएगा, वो भी क्या आएगा, जीरो है, क्योंकि ith आपने जो इंटरवल चूज किया है उसके अंदर तो नंबर ऑफ पार्टिकल आपके क्या रहेंगे, कांस्टेंट ही रहेंगे ना। अगर 10 है तो 10 ही रहेंगे, 20 या 30 100 है, जितने भी होंगे उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा। तो दैट इज वाई ये थर्ड टर्म जो है वो भी आपके पास क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। और उसी तरह से जो उसके अंदर सेकंड टर्म थी वो आपके पास जीरो आई थी, तो ये दोनों वैल्यूज बचेंगे आपके पास, ये वाली वैल्यूज है। अब क्या करना है आपने, अब यहाँ पे बच्चे हमें पता है ये डेरिवेटिव ऑफ किसका है, दैट इज log ऑफ w है, डेरिवेटिव ऑफ log w है। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें बच्चे ये है कि यहाँ पे मेरे पास जो ये हमने डेरिवेटिव ये चीज शो कर रखी है यहाँ पे, अब इसके अंदर हमें पता है कि मैक्सिमम के लिए कंडीशन निकाल रहे हो तो ये इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इक्वल टू जीरो आएगा तो ये सारी इक्वेशन जो है इसको आपने किसके इक्वल प्लेस कर देना है, जीरो के इक्वल। अब देखो जीरो के इक्वल रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है इन बिटवीन, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर जीरो के इक्वल रखोगे तो, सिंपल मैथ्स है। तो ये रहा मेरे पास, यहाँ पे उनको इक्वल रखोगे दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गई, क्लियर है। अब ये इक्वेशन देखो 2.27, एक तो ये इक्वेशन है। अब ऐसी ही हमने इक्वेशन पहले फाइंड की थी जिसके अंदर क्या हुआ था, वो इक्वेशन देखो एक मिनट, यहाँ पे याद रखना कि ये मेरे पास इक्वल टू जीरो आ रहा है। सिमिलरली हमने इक्वेशन फाइंड की थी दिस वन, यहाँ पे भी आपके पास जो है वो सेम ही चीज चल रही है, एक्समेशन dn है, इस तरह से आपके पास टोटल क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है,
कंपेयर करना है। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या होगा, मेरे पास ये दोनों इक्वेशन हैं 2.22 और वहां पे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर है आपका दैट इज 2.27 है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों को आपने कंपेयर करना, दोनों इक्वल टू 0 हैं तो दोनों आपके पास इक्वल हो जाएंगी। ये रहा मेरे पास, दोनों को कंपेयर करोगे तो ये इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन मेरे पास क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अच्छा अब देखो इसके अंदर, अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट क्या करना है, जो अब यहाँ पे हमने जस्ट अरेंजमेंट्स करनी है सिंपल। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है, दैट इज यहाँ पे देखो ये जो आपकी इक्वेशन थी ना, ये दिस वन इक्वेशन, अब इसमें से आपने डी एन जो है वो आपने कॉमन निकाल लेना है, डी एन आई जो है वो आपने कॉमन निकाल लेना है इस इक्वेशन में से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, समेशन जो है वो तो बाहर आ जाएगा, चलो ठीक है। उसके बाद में अंदर क्या बचा, लॉग जी आई, माइनस में क्या बचेगा, माइनस में बचेगा लॉग एन आई, क्योंकि आपने डी एन आई तो बाहर निकाल लिया, वो ब्रैकेट के बाहर आ गया। अब सिमिलरली इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में आप ये मेरे पास आएगा दैट इज, चलो एक बार दोबारा लिख लो इसको, समेशन डी एन आई इंटू क्या आ गया अल्फा, प्लस में ये समेशन है, तो बच्चे यहाँ पे यू आई तो आपके पास जो एनर्जी है टोटल वो मेरे पास कांस्टेंट वाली वैल्यू, तो डेरिवेटिव सिर्फ किसका होगा, एन आई का, ये आ गया डी ऑफ एन आई, और यू आई इंटू बीटा जो है वो आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, समेशन बाहर ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, डी एन आई भी बाहर ले लोगे, अल्फा प्लस यू आई इंटू बीटा, और डी एन आई जो है वो भी आपने क्या ले लिया, आउटसाइड ले लिया। अब इसमें भी डी एन आई आउटसाइड है, इसमें भी डी एन आई आउटसाइड है, इसमें समेशन आउटसाइड है एंड ऑल्सो समेशन आउटसाइड है, तो दोनों चीजें बाहर आ गई ना। तो इसको क्या करोगे, अब इसका मतलब ये चीजें आप कंपेयर कर सकते हो, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई लॉग जी आई माइनस लॉग एन आई, ये किसके इक्वल आएगी, ये आपके पास आएगी अल्फा प्लस में म्यू आई इंटू में क्या आ गया, बीटा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर है, जस्ट आपने रीअरेंजमेंट करनी है, डी एन आई और समेशन को बाहर निकाल लो और बाकी जो चीजें बचेंगी उनको ब्रैकेट के अंदर रख दो। क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहां तक हो गया। अब क्या है नेक्स्ट, इसको कैसे सोल्व करोगे, अब इस चीज को ध्यान से देख लो। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, इस चीज को सोल्व करने के लिए हमें यहाँ से, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें बेसिकली एन आई की वैल्यू निकालनी, हमें नंबर निकालने, ठीक है। तो नंबर कैसे निकलेंगे, ये आ गया लॉग एम माइनस लॉग एन, फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम बाय एन, ये आ गया लॉग जी आई डिवाइड बाय एन आई, ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया अपने पास अल्फा प्लस में म्यू आई इंटू में क्या आ गया, बीटा। अच्छा अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे दैट इज लॉग जी आई डिवाइड बाई एन आई है, हमें चाहिए एन आई की वैल्यू चाहिए, है ना, यहाँ पे एन आई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले तो एन आई हमें अपर लेके आना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे अपर आपने करना है तो आप किस तरह से करोगे, अच्छा यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि ये यहाँ से देखो, इसको मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर दो साइड, एक साइड लॉग है, सॉरी बच्चे, एक साइड लॉग है, उसको रेज करना है तो आप कैसे करोगे, जी आई डिवाइड बाई एन आई इज इक्वल टू दूसरी साइड ई रेज टू पावर कर दो, ई रेज टू अल्फा प्लस म्यू आई इंटू में क्या आ गया, बीटा। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए एन आई की, तो एन आई इस साइड ले जाओ, तो एन आई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, जी आई डिवाइड बाय ई रेज टू अल्फा प्लस में क्या आ गया, म्यू आई इंटू में क्या आ गया, बीटा। तो यहाँ से ओवरऑल एन आई की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जी आई, अब ये अपर जाएगा तो सारी पावर नेगेटिव में हो जाएगी, ई रेज टू माइनस अल्फा माइनस म्यू आई इंटू क्या आ गया, बीटा। तो ये आपका लॉ आ गया, दैट इज द मैक्सवेल, जो हमने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की जनरल फॉर्म है ये वाली, दिस वन इज जनरल फॉर्म। अभी तक ये सारा कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू को भी फाइंड करना है, ठीक है। और एग्जाम में बच्चे आपको यहाँ वहां पे अच्छे ढंग से देखना है कि आपको पूछा क्या है उसने,
अगर तो उसने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तब तो आपने यहाँ तक करना है, और दूसरा मार्क्स भी चेक कर लेना। अगर तो वो 4 मार्क्स के अंदर आ रहा है दैट मीन्स कि इस चीज़ की श्योरिटी है कि वो यहाँ तक ही करना है। लेकिन अगर वो 8 मार्क्स में आ गया, इट मीन्स इससे जो नेक्स्ट आपका सेकंड पीडीएफ शुरू होगी वो आपने वहां तक कंप्लीट करना है। ये फिर लेंथी हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करना है, नंबर्स के अकॉर्डिंग उसने क्या पूछ रखा है। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर गिवन ही होगा कि उसने नंबर तक पूछ रखा है या टोटल उसने अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी बोला है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। तो इसको अच्छे ढंग से बच्चे कर लेना, इसको देख लेना एक बार क्या है इसके अंदर, टोटल किस टाइप से इसको किया है। कहीं पे अगर डाउट हो वगैरह तो वो डाउट पर्सनली पूछ लेना इसके अंदर। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, और इससे आगे जो नेक्स्ट है दोनों इंपॉर्टेंट है। ये हाफ हो गया, एग्जाम में हाफ तक भी क्वेश्चन आता है और हाफ से बाद में भी आता है, और कई बार दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जनरल फॉर्म है, और ये वैसे आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है। इसके ऊपर ही आगे जो आएंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह, जहाँ आपका आगे जो 2-3 हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं निकालने वाले, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा अब इस नोट्स में देखो कहाँ तक हमने कर लिया। दिस वन इज यहाँ तक था, ये कर लिया हमने। ये देखो एन आई की वैल्यू निकाली है, जी आई बस इसको अलग अलग करके लिख लिया हमने। सिंपल लिखा था ई रेज टू माइनस अल्फा माइनस बीटा यू आई, बस इसको इन्होंने अलग कर दिया। ई रेज टू माइनस अल्फा अलग कर दिया, इन टू ई रेज टू माइनस बीटा यू आई वो अलग कर दिया, ठीक है। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं किया। तो ये आपका है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ आ गया, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ है, ठीक है बच्चे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। चलो ठीक है, अब जो नेक्स्ट है ना उसका थोड़ा सा बेसिक देख लो, बाकी वो होगा तो कल ही, वो बहुत लेंथी है। नेक्स्ट वाले का बेसिक देख लो, ये है इससे आगे या स्टार्टिंग इसकी, उसको भी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही बोलते हैं, ठीक है। वहां पे आपको एनर्जी वाला जो ये कंसेप्ट है ना वो आपको नहीं मिलेगा कि बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ऐसा लिखा है तब तो आपने वहां तक करना है जो हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अगर ये आ जाए कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फाइंड करो, इट मीन्स आपने सारा ही कंप्लीट करना है, ठीक है। सारा मतलब दैट मीन्स कि यहाँ से शुरू कर देना। अगर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एग्जाम में आता है तब आपने यहाँ से शुरू करना है। अगर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन आपके पास क्या आ जाए, लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, तब आपने सिर्फ नंबर ही निकालने जो हमने इससे पहले किया, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपने क्या करना है, सेम एज जो हमने पहले किया था सेम ही करना है, बस इसकी थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब वो चीज देख लो यहाँ पे है क्या। इसमें बच्चे हमने क्या करना है, हमने सेम केस करना है जैसे हमने कल किया था कि ये मेरे पास कोई सिस्टम है, और इस सिस्टम को हमने क्या किया था कि ये आइसोलेटेड था, दैट इज द आइसोलेटेड या इंसुलेटेड सिस्टम था, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम है। दोनों में वैसे फर्क होता है आइसोलेटेड और इंसुलेटेड के अंदर। तो आइसोलेटेड है दैट मीन्स ना अंदर से बाहर कुछ आएगा ना जाएगा, ना हीट ना एनर्जी ना पार्टिकल, कुछ भी नहीं आ सकता, ये आइसोलेटेड है। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोलिकुल्स हैं वो आपके पास n है, जो वॉल्यूम थी कल हमने कंसीडर की थी वो v है, ठीक है। और इसके अंदर जो टोटल सेल्स वगैरह हैं वो कितने हैं, टोटल k, मतलब k इंटरवल है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमने क्या निकालना है, हमने जो ये डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मतलब कि किस सेल में कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे फाइंड करना है, क्योंकि नेम इसका ये है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। किस सेल में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, किस एनर्जी से आएंगे, किस मोमेंटम से आएंगे, हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर उस चीज को हमने फाइंड करना है, किस टाइप से आप इस वैल्यू को फाइंड करोगे, तो इसमें देखो बच्चे इसकी वैल्यू को अगर फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने का जो आपका मेथड है वो क्या होगा मेरे पास। हाँ जी बच्चे, निशा आपका कैमरा ऑन है, बच्चे बंद कर लो। अब इसमें देखो ये मेरे पास क्या है, एन वी और के, मेरे पास एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वी आपके पास क्या है वॉल्यूम है, और के आपके पास क्या है, के क्या है दैट इज कंपार्टमेंट्स हैं, या आपके नंबर ऑफ क्या है सेल्स हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने नेक्स्ट जो है जो आपने चूज करना है वो ये है कि अब क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो रैंडम मोशन के अंदर है, हमने स्टार्टिंग के अंदर किया था दैट पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन, वो तो मूव करते रहेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टिकल का वो कंटिन्यूस होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले सेल में 10 पार्टिकल्स आ गए दूसरा एम्प्टी पड़ा है, सभी में कुछ ना कुछ तो होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या है,
कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने कंसीडर करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है बच्चे, स्मॉल कोई एक इंटरवल चूज कर लेना। मान के चलो हमने एक इंटरवल चूज किया, ये इंटरवल मान लो इसकी एनर्जी u से लेकर u प्लस du, ये इसकी क्या है, एनर्जी है। इसका मतलब इस रेंज के अंदर जो आपकी रेंज आई है वो क्या आई है, इस एनर्जी की रेंज आई है du। बस इतनी रेंज के अंदर हमने चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल इसके अंदर आ रहे हैं, ये हमने लॉ फाइंड करना है, दैट इज द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि du तो बहुत स्मॉल हमने कंसीडर करना है। ऐसा नहीं होता कि एक आपको, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, एक इस साइड वाली वॉल है और एक दूसरी वॉल है, ऐसा नहीं होता। du बहुत स्मॉल होता है, रेयरली मेजरेबल होता है, बिल्कुल स्मॉल du है, बिल्कुल स्मॉल। तो इतनी स्मॉल वैल्यू है तो आप इसको छोड़ दो ना, नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। तो इट मीन्स आपने जो एनर्जी फाइंड करनी है किसी पार्टिकल की, अगर मैं इस du को यहाँ से इरेज करता हूँ, देखो इरेज कर रहा हूँ मैंने, du को इरेज किया, ये du इरेज किया, तो इसका मतलब आपका एनर्जी इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, u से लेकर u तक है। इट मीन्स अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल आएगा, ये मॉलिक्यूल आएगा, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, डेफिनेटली u होगी ना, क्योंकि u से शुरू करके u तक इंटरवल है और उसके अंदर एक मॉलिक्यूल बैठा है, तो दैट मीन्स के डेफिनेटली उसकी एनर्जी कितनी होगी, दैट इज u एनर्जी होगी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर, क्योंकि du हमने बहुत स्मॉल है, तो इट मीन जो भी मॉलिक्यूल आएगा उसकी एनर्जी u ही होगी, लगभग क्या होगी, u एनर्जी होगी। अब क्या करना है, इस u एनर्जी को हमने एक अलग वे से यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अलग वे से करनी। ये आपका u से u था, हमने इसको क्या डिवाइड कर लिया कि ये मान के चलो सेंटर में u है, हमने इसको u माइनस हाफ ऐसे इंटरवल के अंदर डिवाइड कर लिया कि जो u माइनस हाफ से लेकर u प्लस हाफ तक जाए, ताकि अगर इन दोनों का हम मीन लें तो आपके पास दोबारा एनर्जी कौन सी आ जाए, जो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी, मैंने अभी बोला था कि अगर आपका इंटरवल u से शुरू हो रहा है, आपका u पे ही खत्म हो रहा है और उसके अंदर एक मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स कि डेफिनेटली उसकी एनर्जी कितनी है, u एनर्जी है। तो यहाँ पे u माइनस हाफ और u प्लस हाफ है, तो अगर इन दोनों का मीन निकालोगे u माइनस हाफ प्लस में u प्लस हाफ और डिवाइड बाय अगर 2 करोगे तो ये तो पहले कट गया और ये मेरे पास आ गया 2u डिवाइड बाय 2, ये भी कट गया, आंसर क्या आ गया मेरे पास, u आ गया। क्लियर है बच्चे, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो एनर्जी तो वही आई है ना, बस हमने कंसीडर करने का वे चेंज कर दिया, वो u माइनस हाफ से लेकर u प्लस हाफ कर दिया, उनकी मीन निकाल लेना, एनर्जी दोबारा वो आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? ये इसका बेसिक है कि हमने इस तरह से इस लॉ की स्टार्टिंग करनी है। जब आपने राइट करना है, स्टार्टिंग में आपने बोलना है कि हमने एक फेस कंसीडर किया है जिसकी वॉल्यूम मेरे पास क्या है, v है, गैस कंसीडर की है जिसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, कंपार्टमेंट कितने हैं, वो आप k चूज कर सकते हो। आफ्टर दैट आपने ये चीज एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, हो जाएगा इतना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ तक हमने कर लिया। अब क्या होगा, जो अभी हमने वैल्यू फाइंड की थी ना, एन आई की वैल्यू जो प्रीवियस पीडीएफ के अंदर हमने निकाली है, एन आई की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, दैट इज जी आई ई रेज टू माइनस एल्फा और साथ में क्या है, ई रेज टू माइनस बीटा यू आई। अब यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम क्या है कि हमने किस रेंज के अंदर फाइंड किया है, दैट इज इन डी यू रेंज के अंदर फाइंड किया। तो इसको बस आप चेंज कर दोगे। अब हमने क्या किया, वो डी यू रेंज को चेंज करके कन्वर्ट कर लिया कि मेन एनर्जी कितनी आ रही है, उस मॉलिक्यूल की एनर्जी यू है, तो आपने निकालना है एन यू, उन मॉलिक्यूल्स का नंबर जिनकी एनर्जी यू है, वो किसकी इक्वल आ जाएगी, आई की जगह यहाँ पे भी जी यू हो जाएगा, ई रेज टू माइनस एल्फा हो जाएगा, ई रेज टू माइनस बीटा, और यू आई की जगह भी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन चेंज होगी, ये इक्वेशन थी और वो इस इक्वेशन के अंदर चेंज होगी। ठीक है बच्चे, एक बार इतना कर लेना, बाकी जो एक्सप्रेशन है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। एक बार इसका जो ये स्टार्टिंग थी वो बच्चे दोबारा इसको एक बार अच्छे ढंग से पढ़ लेना, ये लेक्चर दोबारा रिकॉर्डेड थोड़ा सा इतना देख लेना, ताकि आगे जो लेक्चर स्टार्ट होगा उसके अंदर कोई डिफिकल्टी वगैरह नहीं आएगी। ठीक है, बाकी डिस्कशन बच्चे कल करेंगे फिर। ठीक है, थैंक यू बच्चे।